मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। गांधी जी 1915 में वापस भारत आए। 1916 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 में खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में कॉटन मिल स्ट्राइक हुआ था अहमदाबाद में, और उसी साल 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना लगाम कस रखा था, लेकिन तब तक गांधी जी भारत के एक नेशनल हीरो बन चुके थे। गांधी जी का नाम चारों तरफ फैल चुका था। अंग्रेजों के पास गांधी जी का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि गांधी जी कोई वायलेंस नहीं करते थे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करते थे, उन्हें गुस्सा भी नहीं आता था, ठीक है, और ना किसी पे चीखते थे, ना किसी पर चिल्लाते थे। वो खुद एक लॉयर थे और डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ों को हल करना अच्छी तरीके से जानते थे। दूसरी बात, तब जब ये कुछ करते ही नहीं थे तो इनके ऊपर आरोप क्या लगा जाए, इनको पकड़ा कैसे जाए, इनको अरेस्ट कैसे किया जाए। लेकिन फिर भी इनके ऊपर आरोप लगाया जाता था, इनको अरेस्ट किया गया, इनके ऊपर आरोप लगाया गया। जैसे कि चंपारण में ही इनको अरेस्ट कर लिया गया था, जो गए थे चंपारण सत्याग्रह में, तो वहाँ पर भी कोर्ट में इनको पेश किया गया था। इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं, डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम सब खराब हो रहा है, लोगों को उस्का रहे हैं, भड़का रहे हैं, इनको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, वगैरह वगैरह। तो चूंकि ये खुद एक लॉयर थे, तो ये ऐसा तर्क देते थे, ऐसा लॉजिक देते थे कि सामने का जो लॉयर है और जज है, इन दोनों की बोलती बंद हो जाती थी। इन्हें बाइज्जत बरी करना पड़ता था, सम्मान के साथ छोड़ना पड़ जाता था। तो आखिर इनका उपाय क्या था गांधी जी का? तो शायद इसीलिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट बनाया, ठीक है। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, इसे हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे अच्छी तरीके से। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और एक बात और आपको बताना है कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, इसका जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उसका एक्सरसाइज नंबर जो है वो 1 का C, इसका आंसर जो है आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और दूसरी बात ये कहनी है कि यदि आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए बच्चों। तो आइए हम लोग आते हैं अपने टेक्स्ट बुक्स पर। The Rowlatt Act. Emboldened with this success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act 1919. गांधी जी अपने सभी जगह के सफलता के कारण आत्मविश्वास और उत्साह में थे। अंग्रेज एक कानून ला रहे थे जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता था। यह कानून 1919 में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के तुरंत बाद और गांधी जी की सफलता से घबरा कर लाया गया था। अब गांधी जी इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध पूरे राष्ट्र स्तर पर सत्याग्रह लॉन्च करना चाहते थे। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। जैसा आज हम लोगों के देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था पार्लियामेंट है, उसी प्रकार ब्रिटिश इंडिया में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस काउंसिल में ब्रिटिश मेंबर भी थे और इंडियन मेंबर्स भी थे, और इसी काउंसिल ने रॉलेट एक्ट को बनाया था, वो भी बहुत ही जल्दीबाजी में। और इस कानून के बनाते समय काउंसिल के जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने विरोध किया था। इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने इस रॉलेट एक्ट को बनाया था। अब आइए समझते हैं कि ये रॉलेट एक्ट था क्या। इट gave the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. इस रॉलेट एक्ट ने भारतीय लीडर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को अत्यधिक पावर्स दे रखा था। यहाँ तक कि किसी भी इंडियन लीडर्स को बिना किसी कंप्लेन या बिना किसी मुकदमा के 2 वर्ष के लिए जेल में बंद करने का अधिकार अब सरकार या पुलिस के पास हो गया था। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विथ ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। गांधी जी इसी कानून का बिना किसी हिंसा के या बिना किसी रक्तपात के साथ इसका डिसओबे करना चाहते थे। ओबे का अर्थ होता है किसी के ऑर्डर्स या लॉज को मानना, और डिसओबे का मतलब होता है किसी के ऑर्डर्स या लॉज को नहीं मानना। तो गांधी जी बिना किसी खून खराबा के इसका डिसओबे करना चाहते थे इस कानून को, और इसके लिए एक सत्याग्रह करना चाहते थे, इसका विरोध करना चाहते थे।
Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops and shops closed down. बहुत से नगरों में रैलियां और झांकी निकाली गईं। रेल कारखाने के मजदूर हड़ताल पर चले गए और दुकानदारों ने अपने दुकानों को बंद रख दिया। Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. यहाँ पर अपसर्ज लिखा हुआ है। अपसर्ज का अर्थ होता है किसी चीज में एकाएक अचानक वृद्धि होना। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध इस हड़ताल की प्रसिद्धि में एकाएक वृद्धि से अंग्रेजों को डर हो गया कि रेलवे और टेलीग्राफ की लाइनें कट जाएंगी तो एक जगह से दूसरे जगह का संपर्क टूट जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने हड़ताल करने वालों और विरोध करने वालों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लोकल लीडर्स वेयर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। लोकल लीडर्स यानी कि जो छोटे नेता थे उन्हें अमृतसर से उठा लिया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और गांधी जी को दिल्ली आने पर रोक लगा दी गई। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशंस। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शांतिपूर्ण तरीके से झांकी जा रही थी जिस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसके चलते लोग भड़क गए और सरकारी स्थानों पर जैसे कि बैंक, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस आदि पर गुस्सा होकर के अटैक करने लगे। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। अब शहर की ये स्थिति हो गई कि अब पुलिस से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए क्या किया गया कि मिलिट्री के कंट्रोल में दे दिया गया। और इस समय मिलिट्री का हेड जनरल डायर था। जब किसी शहर को मिलिट्री के कंट्रोल में दे दिया जाता है या किसी मिलिट्री लीडर के हेड में दे दिया जाता है तो इसे मार्शल लॉ कहा जाता है। कहते हैं कि शहर में मार्शल लॉ लग चुका है। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल 1919 को कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ऑन दैट डे ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। बहुत बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे और यह बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा था और इसमें प्रवेश करने के सिर्फ एक ही गेट था। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, जिसमें कि कुछ लोग सरकार की दमनकारी तरीका का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। बाकी लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. चूंकि जलियांवाला बाग शहर के बाहर शहर से दूर था, इसलिए गांव के लोगों को मार्शल लॉ के बारे में ठीक से पता भी नहीं था। डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। उस समय जनरल डायर मिलिट्री का हेड था। फौज लेकर वहां पहुंच गया और जलियांवाला बाग का एकमात्र मेन गेट बंद करके लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror and awe. जनरल डायर ने बाद में यह बताया था कि उसका उद्देश्य था कि वो लोगों के अंदर में एक खौफ पैदा करना चाहता था ताकि सत्याग्रही जो थे वो आतंकित रहें और दोबारा इस तरह का हिम्मत नहीं करें। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. जैसे जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी पूरे नॉर्थ इंडिया में फैली, लोग सड़कों पर उतर गए और उत्तर भारत उबलने लगा। There were strikes, clashes with the police and attacks on government buildings. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया जाने लगा, पुलिस के साथ मुठभेड़ होने लगी और हड़ताल होने लगे। The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the streets and do salams, salute to all sahibs. People were flogged and villages around Gujranwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. गवर्नमेंट ने इसे बेरहमी और बर्बरता से कुचला और लोगों को अपमानित और आतंकित किया जाने लगा। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए विवश किया गया, सड़कों पर रेंगने के लिए कहा गया, अंग्रेजों को सैल्यूट करने के लिए कहा गया। पंजाब में एक गांव है जिसे गुजरनवाला बोला जाता है, जो कि अब पाकिस्तान में है, उस पर बम बरसाए गए थे। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। चूंकि यह आंदोलन अब हिंसक हो चुका था,
और गांधी जी का सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित था, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited to mostly to cities and towns. रॉलेट सत्याग्रह व्यापक आंदोलन होते हुए भी यह सिर्फ टाउन्स और सिटीज तक ही सीमित रहा। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी और व्यापक आंदोलन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, बट he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims close together. लेकिन उन्हें मालूम था कि बिना हिंदू मुसलमान को निकट लाए हुए ऐसा कोई भी व्यापक आंदोलन नहीं किया जा सकता है। वन ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू, जिसके लिए उन्होंने खिलाफत इशू को उठाया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विथ डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन टर्की की हार हुई थी, एंड देयर वेयर र्यूमर्स दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा। ऑटोमन टर्की के राजा को दुनिया के सारे मुसलमान अपना धार्मिक मुखिया मानते थे, और यह अफवाह फैला दी गई कि टर्की के हारने के बाद टर्की के ऊपर में बहुत सारी अपमानजनक शर्तें लगाई जाएंगी। टू डिफेंड द खलीफाज इन टेम्पोरल पावर्स, ए खलीफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। इसके विरोध करने के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। ए यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली began discussing with महात्मा गांधी about the possibility of united mass action on the issue. इस खिलाफत कमेटी के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, जिनसे महात्मा गांधी मिलकर हिंदू मुसलमान एकता लाना चाहते थे। गांधी जी saw this an opportunity to bring Muslim under the umbrella of a unified national movement. गांधी जी इसे हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे थे। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी की सेशन हुई, जिसमें गांधी जी ने लोगों को खिलाफत और स्वराज को समर्थन देने के लिए मना लिया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की आवश्यकता को बताया। तो जैसे अभी भारत की सबसे बड़ी संस्था कानून बनाने वाली पार्लियामेंट है, उसी तरीके से ब्रिटिश इंडिया में जो सबसे बड़ी संस्था जो कानून बनाती थी, जो लेजिस्लेचर थी, उसे इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता था। इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ही रॉलेट एक्ट बनाया था। इस काउंसिल में दोनों लोग थे, इंडियंस भी थे और ब्रिटिश भी थे। इस कानून को सबसे पहला तो बहुत हड़बड़ी में बनाया गया था, और दूसरी बात कि जो इंडियन मेंबर्स थे उन लोगों ने इस कानून का विरोध किया था, लेकिन फिर भी इस कानून को जबरदस्ती बना दिया गया था। अब ये कानून था क्या चीज़? तो बच्चों, जब भी कहीं कोई क्राइम होता है, कोई दुर्घटना घटती है, तो पुलिस क्या करती है? लोगों को अरेस्ट करती है, और पुलिस को पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है। पनिशमेंट देने का अधिकार कोर्ट के पास होता है। तो पुलिस किसी को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करके ले जाती है कोर्ट के सामने में, और उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में ले जाना होता है। तो कोर्ट में ले जा करके वो प्रूफ करना होता है कि यही आदमी गिल्टी है, इस आदमी की गलती है, और वहाँ पे प्रूफ हो जाता है तो जज उसको पनिशमेंट देता है। ये एक जनरल मेथड है किसी को पनिशमेंट दिलवाने का। पुलिस पनिशमेंट नहीं देती है। तो ये रॉलेट एक्ट क्या था? ये रॉलेट एक्ट था कि आप किसी को भी पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है, और अरेस्ट करके उसको 2 साल तक जेल में रख सकती है। उसके ऊपर कोई मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है, और उसको जज के पास ले जाने की भी जरूरत नहीं है। कोर्ट वेट का कुछ झंझट नहीं है। आप अरेस्ट कीजिए और 2 साल के लिए उसको अंदर रखिए। तो ऐसा नहीं होता है। आप किसी को भी कैसे आप अरेस्ट कर लोगे? उसकी गलती है नहीं है, ठीक है? तो इसे काला कानून बोला जाता था उस समय में। इसका जो विरोध करने का जो मूवमेंट था उसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। ये डिसाइड हुआ कि 6 अप्रैल 1919 से रॉलेट एक्ट का विरोध शुरू होगा, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। ये रॉलेट एक्ट शुरू हुआ 6 अप्रैल को, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्या हुआ कि अमृतसर में इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकल रहा था। लोग रोड पे एक झांकी या जुलूस कहिए बना करके निकल रहे थे, शांतिपूर्ण था। और इसके ऊपर पुलिस फायरिंग हो जाती है, ठीक है ना?
10 अप्रैल को कुछ लोग मारे जाते हैं तो लोग भड़क जाते हैं, लोगों को गुस्सा आ जाता है कि भाई हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे तो हम पर गोली क्यों चलाई गई। इससे लोग गुस्सा करके क्या करते हैं कि जो सरकारी बिल्डिंग्स थी उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और लोग वायलेंट हो जाते हैं। जब लोग वायलेंट हो जाते हैं तो पुलिस से कंट्रोल में नहीं आते हैं लोग, तो इसके चलते पूरा जो शहर है, ये शहर को क्या किया जाता है कि मिलिट्री के हवाले कर दिया जाता है। जब कोई शहर मिलिट्री के हवाले करते हैं तो इसे मार्शल लॉ बोला जाता है। ठीक है, ये मिलिट्री के हवाले, अमृतसर को मिलिट्री के हवाले कर दिया गया। उस समय मिलिट्री के जो हेड थे उनका नाम था जनरल डायर। ठीक है, अब ये जो अमृतसर शहर था, इस शहर के बाहर यानी जो रूरल एरियाज थे, गांव वाला इलाका था, ठीक है, जलियांवाला बाग, वहां पर लोग एकत्रित हुए थे और उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। जलियांवाला बाग एक बाग था, मतलब बगीचा था, एक बड़ा सा बगीचा था और इसके चारों ओर घिरा हुआ था, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, इनसे घिरा हुआ था और इसके बीच में एक कुआं था और इस बाग के अंदर घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उसी रास्ते से आप इंटर कर सकते थे और उसी रास्ते से आप बाहर आ सकते थे। तो ये जलियांवाला बाग था और 13 अप्रैल की बात थी। इसमें कुछ लोग ऐसे भी चले गए जो सरकार की जो दमनकारी नीति थी, जो एक्सप्लॉइटेशन था, उसका विरोध में कुछ बातचीत करने के लिए भी लोग वहाँ पे चले गए, लेकिन मैक्सिमम लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। यह बात जनरल डायर को मालूम चल जाती है। अब चूंकि मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ में क्या होता है बच्चों कि उसमें कर्फ्यू होता है, मतलब आप एक साथ 4-5 लोग ग्रुप में घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। ठीक है, तो अब मार्शल लॉ लगा हुआ है और पूरे गांव के लोग बैसाखी मना रहे हैं जिसमें हजारों लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, जहां 4-5 लोगों को भी परमिशन नहीं थी। इसकी जानकारी जनरल डायर को मिल जाती है। जनरल डायर को गुस्सा आता है कि मैंने मार्शल लॉ लगा के रखा है, कोई 4-5 के ग्रुप में भी नहीं निकल सकता है और ये हजारों के ग्रुप में जमा है वहां पर। ये क्या करता है कि अपनी पूरी फौज लेकर के पहुंच जाता है, पूरी फौज तो नहीं लेकिन फौज की एक टुकड़ी लेकर के ये पहुंच जाता है और साथ में टैंक भी लेकर के चला गया था। पता नहीं इसे वर्ल्ड वार लड़ना था कि क्या था इसके दिमाग में, ये टैंक लेकर के चला गया था। अब जब टैंक लेकर के गया तो वो जो गेट था जो जलियांवाला बाग का, उस गेट के अंदर में इसका जो टैंक था वो घुस ही नहीं पा रहा था। तो फिर वो टैंक बाहर छोड़ करके सारे जो सिपाहियों को लेकर के ये अंदर चला गया और गेट पर वो उसको पूरा छेक करके वो खड़े हो गए। जब ये छेक करके खड़े हो गए तो इन लोगों ने को उसने ऑर्डर दिया, जनरल डायर ने फायरिंग का ऑर्डर दिया और फायरिंग हुई और वहां पे सारे लोग मारे गए। कुछ लोग कोशिश की हैं कि दीवार को फांद करके उस पार चले जाएं, लेकिन दीवारें इतनी ऊंची थी कि फांद नहीं पा रहे थे। कुछ लोग बीच में कुआं था, उसके बीच में कुआं था, कुछ लोग उस कुएं में कूदने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं बच पाए, कुएं में कूद करके भी लोग मर गए। तो उसमें बच्चे छोटे छोटे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, महिलाएं, इन लोगों का वहां पर उनको मार दिया गया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। ये पूरे देश को एक शॉक लगा कि अंग्रेज इस हद तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर क्या हुआ कि इसकी खबर जो थी पूरे उत्तर भारत में, अमृतसर यानी कि पंजाब के बाद आपको सिंध, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो दिल्ली वाला जो पूरा इलाका है उत्तर भारत तक, ये पूरा बात फैल गया। ठीक है, और पूरा उत्तर भारत उबलने लगा। अब ये जो अमृतसर की घटना थी, अब ये पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी और जो पूरा उत्तर भारत है वो पूरा उबल रहा था। चारों तरफ जैसे लग रहा था कि राइट का माहौल है, लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। गांधी जी ने देखा कि ये जो सत्याग्रह आंदोलन है ये वायलेंट हो चुका है, लोग खून खराबे में उतर आए हैं, लेकिन उनका जो रास्ता था वो अहिंसा पर, नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया और ये आंदोलन बंद हो गया। गांधी जी को ये बात समझ में आ गई कि लोगों के अंदर में पोटेंशियल है लड़ने की, ठीक है, लेकिन लोग ट्रेंड नहीं है और इसको एक बहुत बड़े लेवल पर अगर हम इस सत्याग्रह को करें तो अंग्रेजों का हालत खराब हो सकता है। अंग्रेज यहाँ से हम लोग उसको खदेड़ सकते हैं, क्योंकि इसी रॉलेट सत्याग्रह से अंग्रेजों का हालत बहुत खराब हो गया था। इसी से संबंधित एक दूसरी बात, फर्स्ट वर्ल्ड वार में पूरा जो वर्ल्ड है वो 2 गुट में बढ़ गया था। एक तरफ एलाइड पावर थे और एक तरफ सेंट्रल पावर्स थे। ठीक है, एक तरफ ब्रिटेन था, फ्रांस था और रशिया था और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन टर्की और जर्मनी था। ऑटोमन टर्की, जर्मनी
और ऑस्ट्रिया हंगरी हार जाता है। इसमें ऑटोमन टर्की जो था वो एक मुस्लिम कंट्री था, तो जो भारत के जो मुसलमान थे वो ऑटोमन टर्की के साथ में थे, क्योंकि ऑटोमन टर्की एक मुस्लिम कंट्री था। कि ये जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स थे, इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे कि खिलाफत कमेटी कहा जाता है। ये मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाई थे बॉम्बे में। इन्होंने मार्च 1919 में उसी साल ये बनाया जिसका रॉलेट एक्ट वगैरह ये सब निकला था। ठीक है, तो उधर उत्तर भारत में रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था और ये लोग बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बना रहे थे। नहीं, हम ऑटोमन टर्की की हार हुई है, हम ऑटोमन टर्की के साथ मेरा सिंपैथी है, तो ये इधर लगे हुए थे इनका दिमाग। तो गांधी जी को ये बात दिखी, गांधी जी बोले कि ऐसे तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, तो मुसलमानों को छोड़ना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सत्याग्रह जब हिंदू मुसलमान मिल करके करेंगे तभी हम अंग्रेजों से आज़ाद हो सकते हैं। ठीक है, तब वो शौकत अली और मोहम्मद अली से मिलने के लिए गए और इन लोगों से मिल करके उन्होंने एक योजना बनाई कि हमें हिंदू मुसलमान को मिल करके हमें सत्याग्रह करना होगा और तभी हम लोग इस भारत को आज़ाद करवा सकते हैं। और ऐसे ही 1920 आ गया। तो कांग्रेस पार्टी थी वो 1885 में इसको बनाया गया था और 1885 के बनने के बाद से ये कांग्रेस पार्टी हर साल अपना एक मीटिंग करती थी। एक मीटिंग बहुत बड़े पैमाने पे करती थी, पूरे देश से लोग आते थे, इस मीटिंग को अटेंड करते थे। इस मीटिंग में रणनीति बनाई जाती थी कि हमें क्या करना है और हमने जो किया उसमें कितना अचीव किया, हमारी क्या कमियां थी, हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, अंग्रेजों की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर डिस्कशंस होता था, भारत का डेवलपमेंट कैसे करना है इस पर डिस्कशंस होता था। इसे सेशन बोला जाता है और ये कांग्रेस पार्टी हर साल करती थी, लेकिन अलग अलग जगह। कभी इसने कोलकाता में किया, तो कभी ये नागपुर में, तो कभी रामगढ़ में, ये अलग अलग जगह करती थी। 1920 में इसने अपना सेशन जो रखा कोलकाता में रखा, जहाँ गांधी जी भी पहुंचे थे। गांधी जी वहाँ पर लोगों को कन्विंस करते हैं कि हमें हिंदू और मुसलमान को लेकर के चलना होगा और तभी तब हमको एक सत्याग्रह करेंगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और उन्होंने वहाँ पर एक नया हथियार का कॉन्सेप्ट छेड़ा जिसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट गांधी जी की स्ट्रेटेजी थी। ये क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गया था। कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस समय टर्की में एब्सोल्यूट मोनार्की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद टर्की हार गया और हारने के बाद वहाँ पे रिपब्लिक आ चुकी थी। ठीक है, अभी भी टर्की में रिपब्लिक है। ठीक है, लेकिन टर्की में अभी एक टीवी सीरियल चल रहा है, वो टर्की में बड़ा फेमस है। ठीक है, और उस टीवी सीरियल में जो उस समय के जो सबसे अंतिम राजा थे, जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, उसके ऊपर में वो टीवी सीरियल चल रहा है। और उस टीवी सीरियल में ये दिखाया जा रहा है कि टर्की का जो वो अंतिम राजा है वो क्या कर रहा है कि भारत में जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स हैं उनको वो उस्का रहा है और उस्का करके टर्की के सपोर्ट में खड़ा होने के लिए कह रहा है। और इस टीवी सीरियल में ये भी दिखाया गया है बच्चों कि कैसे भारत की धरती पर कुछ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स हैं जो टर्की का झंडा फहरा रहे हैं। मतलब इनकी मोहब्बत भारत से कम और टर्की से ज़्यादा है। इस टीवी सीरियल का लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप इसे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये सीरियल अभी टर्की में बड़ा पॉपुलर हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू।